नमस्कार दोस्तों। आइए तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में हमने फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा किया। हमने पंथ निरपेक्षता, गणराज्य आदि जैसे सभी पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास किया। आज जो हम जानेंगे वो विशेष तौर पर ये जानने वाले हैं कि रिजर्वेशन में किस प्रकार से कंडीशन है। और जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 12 के तहत कहा गया था कि जितना भी सरकारी तंत्र से संबंधित लोग होंगे वो राज्य होंगे। क्या होंगे? राज्य होंगे। तो उसी के तहत 1991 तक जो रिजर्वेशन का कंडीशन था वो एससी का 15%, एसटी का 7.5% और ओबीसी का चूंकि कितना था 27% था, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन लोगों का जो रिजर्वेशन था वो 10% दिया गया था। हालांकि इसके विरुद्ध में कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाया गया। अतः आज जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 103 के तहत एज इट इज 10% बना हुआ है। लेकिन हम आज जानने वाले हैं इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस एक बहुत बड़ा केस है। इसमें क्या स्टेटमेंट दिया रिजर्वेशन के लेकर, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और विचार करने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं, यहाँ पे आपको समझ में बात ये आएगी कि इंदिरा साहनी केस 1992 में रिजर्वेशन के खिलाफ सभी पहलुओं को जो रिजर्वेशन से संबंधित था, जो प्रमोटेट करता था, उन संबंधित के समस्याओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी केस दायर कर दिया गया। और इस इंदिरा साहनी केस में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यानी न्यायालय ने निर्णय देते हुए यह कहा कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित समानता का विरोधी नहीं है। यानी समानता का विरोधी नहीं, इसका मतलब वो आर्टिकल 14, 15 और 16 को केंद्र में रखकर ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपना इंटरप्रिटेशन दिया होगा कि आरक्षण जो अभी है वर्तमान में वह समानता का या इक्वलिटी का विरोधी नहीं है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी केस ने क्या क्या अपना ओपिनियन रखा रिजर्वेशन को लेकर। आगे देखिए, फिर कहा कि जाति आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है क्योंकि भारत में मुख्य पिछड़ापन क्या है? सामाजिक पिछड़ापन है। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को जातीय पिछड़ापन हो रहेगा, जब तक वो समाज में इक्वलिटी नहीं आ पाएगा। क्योंकि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया कि रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए जाति का आधार बनाया जा सकता है क्योंकि भारत में मुख्य पिछड़ापन क्या है? सामाजिक पिछड़ापन है। तो जब सामाजिक पिछड़ापन है तो ऐसे में यह बहुत ही एक निर्णायक कदम है कि वो पिछड़ापन का कारण जो जाति है, जो समाज है, उसको बढ़ाने हेतु जाति का आधार बनाकर रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है। आगे देखिए, ओबीसी के साधन संपन्न हिस्से जो कि क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी वह हर ओबीसी में वह हर व्यक्ति जो क्रीमी लेयर के दायरे में आता है उसे रिजर्वेशन अर्थात नौकरियों में, उसकी पदोन्नतियों में आदि में रिजर्वेशन की कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि क्रीमी लेयर की पहचान हेतु पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाए जिससे कि वो पहचान सके कि ओबीसी में कौन क्रीमी लेयर है। और यह 1993 में ऐसा बनाया गया और फिर इसी के तहत देखिएगा तो पिछड़ा वर्ग आयोग बना जो रिपोर्ट अपना इशू करना शुरू कर दिया। आगे देखिएगा कहा क्या कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। यानी 50 वर्ष के ही सीमा तक होगी और केवल असाधारण परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। यानी विकट परिस्थिति हो, जैसे में आपने देखा कि जो मराठा वाला रिजर्वेशन था, मराठा रिजर्वेशन खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि इंदिरा साहनी केस में कहा कि रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ 50% की सीमा तक ही बढ़ाई जा सकती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट था कि मराठे लोग सबल थे, सामाजिक पिछड़ापन नहीं था। तो अतः इन सब कारणों से कोई कारण यह नहीं बनता था कि मराठाओं को रिजर्वेशन दिया जाए। अतः उसे सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
तो आपको समझना चाहिए कि आरक्षण की अधिकतम सीमा कितना वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, 50% तक केवल, लेकिन विषम विकट परिस्थितियों में ही आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिएगा, ये पदोन्नति में दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं, पदोन्नति में आरक्षण की मुद्दा केवल आरंभिक चरणों में ही लागू होगा। यानी अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति है तो प्रारंभिक दौर में उसका रिजर्वेशन में एक मौका मिलेगा, लेकिन प्रमोटेड भी होगा, वहां पे भी ऐसा व्यवस्था किया गया है। आगे देखिएगा, आरक्षण की व्यवस्था में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, यानी पुनः इसे न्यायालय सरकारें जांच सकती है, कम बेसी कर सकती है। अब पदोन्नति में क्या, पदोन्नति मतलब प्रमोशन। प्रमोशन में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 77 यानी 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995, इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में 16 का क्लॉज 4 का ए जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि राज्य नियोजन मतलब राज्य मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश समझिए, राज्य मतलब केंद्र को भी, भारत एक राज्य है, ठीक। राज्य नियोजन में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। समझ में आया आपको? तो याद रखिएगा कि यहां से जो भी फैक्ट भी बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं कि कौन सा संविधान संशोधन, तो 77वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1995। इसके द्वारा क्या किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 16 का क्लॉज 4 का ए जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान क्या किया गया, तो राज्य मतलब राज्य के नियोजन मतलब वही अवसर, नियोजन में SC/ST के लोगों को, सदस्यों को, जो कैंडिडेट्स हैं उसको पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा क्या हुआ कि 16 का क्लॉज 4 में एक नई लाइन जोड़ी गई और यह प्रावधान किया गया कि SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण किया जाएगा और वह जो डिपेंड करेगा और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली सीनियरिटी के आधार पर ही ये डिपेंड करेगा। यानी परिणामी ज्येष्ठता के आधार पर ही डिपेंड करेगा। इसका मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब होता है परिणामी ज्येष्ठता का मतलब कि अगर SC/ST का कैंडिडेट्स या सदस्य एक बार सेवाओं में जाए तो वह मान लिया जाए प्रमोशन हुआ, तो प्रमोशन के बाद अगर किसी सुवर्णों से अगर उसका लेवल रैंक अधिकारी अधिक बढ़ गया तो वह अस्थायी होगा। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आती है कि M नागराजन केस 2006 में 77वां, 85वां और आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 का ए आदि सभी को चुनौती दे दिया और चुनौती देते हुए यह कहा कि आरक्षण को सही माना जा सकता है, लेकिन आरक्षण लागू करते समय उसे 3 चीजों पर फोकस करनी होगी। पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व कि उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है कि नहीं, अगर कम है तो उसको फुलफिल किया जाना चाहिए। प्रशासनिक दक्षता कि जिस व्यक्ति को मान लिया जाए कोई शेड्यूल कास्ट का ही व्यक्ति है, वो मैं उसे IG, DIG आदि बना रहे हैं, तो क्या वो उस पद पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने हेतु मेंटली स्ट्रांग है या नहीं, इस बात की पूर्ण पुष्टि कर लेनी चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर अच्छी से मेंटेन रहे। तो इन सभी को देखते हुए M नागराजन केस जो कि 2006 में इन्होंने क्या किया कि 77 और 85 और आर्टिकल 16 का क्लॉज 4A आदि सभी को चुनौती देते हुए इन्होंने कहा कि आरक्षण सही है, लेकिन आरक्षण देने से पहले, रिजर्वेशन में पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले, यह पदोन्नति मतलब क्या, प्रमोशन देने से पहले इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। जो कि पिछड़ापन, तो पिछड़ापन तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है तो वो पिछड़ापन है, लेकिन अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तभी, जैसे उसको अगर कहीं पे पोस्टिंग किया गया तो उस क्षेत्र में उसकी जनसंख्या क्या है वो चीज। तीसरा, प्रशासनिक दक्षता, क्या वो एलिजिबल है, मेंटली स्ट्रांग है कि वो
उतनी बड़ी जिला के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। तो इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए। अब इन सब के बाद एक और केस आता है जर्नैल सिंह केस। जर्नैल सिंह केस 2018 में आता है और इसका क्या इंटरप्रिटेशन है ये समझिए। ये कहता है कि पदोन्नति में आरक्षण को सही माना, ये पदोन्नति में आरक्षण को सही माना, लेकिन कहा क्या कि पिछड़ापन से संबंधित है या नहीं उसका तथ्यात्मक एकदम फैक्चुअल डाटा हो, फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हो, आंकड़े एकत्रित जरूरी करना नहीं है। ये कह रहे हैं कि पिछड़ापन संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े जरूरत क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब वैसे लोग होते हैं जो पिछड़ा ही होते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्विसेज में आकर हालातें एक जैसी नहीं है, लेकिन आगे कहते हैं कि SC/ST आरक्षण देते समय क्रीमी लेयर की भी जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रीमी लेयर के बाहर है। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है कि 8 लाख से यदि आपका एनुअल इनकम 8 लाख है, आप 8 लाख से ऊपर आपका एनुअल इनकम है, यानी आपके पूरे सदस्य का जो आय है वो एनुअल आय 8 लाख से ऊपर है, तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। और क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि क्रीमी मतलब समझ लीजिए क्रीम मलाई, और लेयर मतलब परत। तो जो मलाई का परत है वो खा रहा है, तो ऐसे में चाहे वो SC हो या ST हो, उसे भी आरक्षण से वंचित किया जाना चाहिए, आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि उसका लाभ उस दलित भाई को मिले जो उस चीज से लाभान्वित नहीं हुआ है। ऐसा कौन कह रहा है? तो जर्नैल सिंह केस 2018 में इंटरप्रिटेशन दिया है कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, और आज भी वर्तमान में यही कॉन्सेप्ट और यही नियम लागू है। तो आपको इस चीज को समझना होगा। एक बार मैं यहाँ पे फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ कि पदोन्नति मतलब प्रमोशन में आरक्षण के लेकर जब बातें चली, जब मुद्दा चला, तो कॉन्स्टिट्यूशन 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, क्या मैं बता रहा हूँ सो समझिए। पदोन्नति में आरक्षण शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए पदोन्नति में आरक्षण का क्या अवस्था थी, उन सब चीज़ों में समय समय पर केस आता गया, समय समय पर उसके प्रति सुप्रीम कोर्ट ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन रखा। तो एक आगे चल के इसी के तहत एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पदोन्नति में आरक्षण हेतु व्यवस्था करते हुए 67 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 में एक प्रावधान किया, और कॉन्स्टिट्यूशन में 16 का क्लॉज 4 का A जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य मतलब चाहे केंद्र हो या बिहार यूपी कुछ हो या सेंटर हो, कहा राज्य SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण देगा। लेकिन 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा 16 क्लॉज 4 के A में एक नया लाइन जोड़ दिया गया और कहा गया कि यह जो पदोन्नति होगा वो परिणामी ज्येष्ठता के आधार पर होगा, यानी एक बार उसको प्रमोशन मिला और वो सीनियरिटी प्राप्त कर लिया तो वो एज इट इज बना रहेगा। आपको इस चीज को याद रखना है। मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।